नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन की फर्स्ट यूनिट मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स को। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार फिजिकल एजुकेशन की फर्स्ट यूनिट को पढ़ने वाले हैं और साथ ही मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगा जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो यार सीबीएसई ने अभी अपने सिलेबस को चेंज कर दिया है और इस लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं जितने भी नए टॉपिक्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं उन सभी टॉपिक्स को हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे और साथ ही इस कंप्लीट लेक्चर के डिटेल नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको फ्री में एकदम डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक्स आपको उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर भी आपको और भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, सैम्पल पेपर्स और नोट्स देखने को मिलने वाले हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं हम हमारे फिजिकल एजुकेशन की फर्स्ट यूनिट को। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 ऑफ फिजिकल एजुकेशन को, जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। तो यार इस यूनिट में सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ना है उसको हम देखने वाले हैं और सिंस ये पहला लेक्चर है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो फिजिकल एजुकेशन का आपका पेपर होता है वो 70 मार्क्स का रहता है और इस 70 मार्क्स के अंदर टोटल 10 यूनिट्स आने वाली है और लगभग हर एक यूनिट का वेटेज 7 मार्क्स का रहता है। तो इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट यूनिट है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, देन सेकंड यूनिट है आपके बाद चिल्ड्रन एंड वुमेन, थर्ड है योग वाली यूनिट, फोर्थ है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, फिफ्थ है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, सिक्स्थ है टेस्ट वाली, सेवन्थ है अपने पास फिजियोलॉजी एंड इंजरीज, एट्थ यूनिट है बायोमैकेनिक्स, नाइन्थ है साइकोलॉजी एंड टेंथ है ट्रेनिंग। देन इसके बाद जो आपका प्रैक्टिकल रहता है वो 30 मार्क्स का रहता है, जिसके अंदर आपकी बार आपसे फिजिकल फिटनेस टेस्ट करवाया जाएगा 6 मार्क्स के अंदर। देन कोई भी एक गेम आपको लेना पड़ेगा, फिर योगिक प्रैक्टिसेस आपसे कुछ करवाई जाती है और उसके लिए 7 मार्क्स का अलर्ट किया गया है। फिर आ जाती है आपकी रिकॉर्ड फाइल जिसके आपको 5 मार्क्स मिलते हैं एंड देन लास्ट में आपका वाइवा होता है। तो इस प्रकार से 30 मार्क्स का एक्सटर्नल प्रैक्टिकल आपका होता है। बढ़ते हैं फिर हम आगे और इस यूनिट के अंदर हमें सबसे पहले पढ़ना है फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमारे पास 5 चीज़ें आती है जिसमें आता है पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। देन इसके बाद हम वेरियस स्पोर्ट्स की कमिटीज़ देखेंगे और इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो देखने वाले हैं। प्री पोस्ट ड्यूरिंग क्या होता है इसको मैं आपको बता दूंगा। फिर लास्ट जो अपना टॉपिक है वो है फिक्सचर एंड इट्स प्रोसीजर, जिसके अंदर हमारे पास नॉकआउट एंड लीग दोनों है। नॉकआउट के अंदर हमें बाय और सीडिंग का कंसेप्ट देखना है और लीग वाले के अंदर हमें स्टेयरकेस एंड साइक्लिक मेथड को देखना है। बढ़ते अब हम आगे और यार जब हम फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस को देखते हैं ना तो लास्ट में वहाँ पर दे रखा है यूनिट 1 हैंडबुक, और इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक्स भी हमें यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो 3 तो जो हैं वो तो हैं ही, इसके साथ साथ हमें यहाँ पर इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल और कम्युनिटी स्पोर्ट्स को भी थोड़ा देखना है। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छे से इनके बारे में भी बता दूंगा। बढ़ते अब हम आगे और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। तो यार क्या होता है स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखो यार इवेंट मैनेजमेंट एक खुद में ही बहुत ही बड़ी जॉब है क्योंकि इवेंट एक बहुत ही मेजर सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर किसी भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए जनरेट करता है। जैसे बीसीसीआई की मेजर इनकम कहाँ से आती है, जब वो आईपीएल को कंडक्ट करवाता है, जब वो टूर्नामेंट कंडक्ट करवाता है। और साथ ही जब कोई भी टूर्नामेंट होते हैं ना तो न सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग बोर्ड की इनकम होती है बल्कि आसपास की होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स, एयरपोर्ट्स है ना, सरकार, सभी की यहाँ पर से इनकम होती है। सो अब कौन ऐसा इंसान है जो कि स्पोर्ट्स के इवेंट्स को मैनेज करता है? तो जो भी यहाँ पर स्पोर्ट्स के इवेंट को मैनेज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजर्स। तो यही लोग रेस्पॉन्सिबल रहते हैं प्लानिंग करने के लिए इन सभी इवेंट्स को। अब यहाँ पर हर एक लेवल पे काम किया जाता है ताकि बहुत ही इफ़िशिएंट वे में किसी भी इवेंट को यहाँ पर क्या किया जा सके, एग्जीक्यूट किया जा सके। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं है ना, जीपीएल जब होता है तो उसमें कैसे पूरी टप्पू सेना, पूरा गोकुल धाम यहाँ पर जुड़ जाता है ताकि एक जीपीएल को कंडक्ट करवाया जा सके। तो क्या क्या यार चेकलिस्ट है जिसको फॉलो करना होता है अगर आपको किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है। तो सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाते हैं है ना, ऑब्जेक्टिव इस्टेब्लिश करते हैं कि हमारे इवेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, थीम देखते हैं, देन उसके बाद डेट, प्लेस, बजट, स्पॉन्सरशिप है ना। जैसे आपने जीपीएल में देखा होगा वो चूरन वाला कौन रहता है, वो चूरन वाला स्पॉन्सर करता है ना, कमेंट में नाम बताइएगा। देन इसके बाद मार्केटिंग आपको करनी पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा
है ना, जब IPL होता है तो जियो धन धना धन, है ना, तो ऐड चलने लग जाते हैं भाई साहब। देन इसके बाद फिर अपने पास इनविटेशन दिया जाता है टीम्स को, गेस्ट को, सभी को, है ना, टीम से कंफर्मेशन लिया जाता है कि आप खेल तो लोगे ना आपकी बार। देन इसके बाद लॉजिस्टिक्स का यहाँ पर इंतजाम किया जाता है, जिसमें आ जाता है आपका अकोमोडेशन, मतलब रहना खाना, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, ये सारी चीज़ें आ जाती है। देन इसके बाद आप स्पॉन्सर्स को वापस से चेक करते हो, कह रहे भाई अभी तक पैसे नहीं आए, क्या बात है ना। देन इसके बाद फिर हम फिक्चर्स को ड्रॉ करते हैं, आगे हम फिक्चर्स को ड्रॉ करना सीखेंगे, रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं। देन उसके बाद हम अरेंजमेंट करते हैं रेफरी का, प्राइस का, स्टेडियम्स को हम यहाँ पर एक बार असाइन कर देते हैं, वॉल्टियर्स, स्टाफ, इन सभी को रिक्रूट किया जाता है ना, डेकोरेशंस करे जाते हैं। देन वार्म अप एरिया बनाया जाता है ताकि खिलाड़ी मैच से पहले वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकें। देन इसके बाद सिक्योरिटी, फोटोग्राफर्स, है ना, अप्रूवल, लाइसेंसेस, NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स लिए जाते हैं। तो सारे कार्य किए जाते हैं। तो आपसे हो सकता है कि 2 मार्क में पूछ ले कि आप बताइए कि क्या क्या चेकलिस्ट फॉलो की जानी चाहिए एक स्पोर्ट्स इवेंट को कंडक्ट करने के लिए। तो इनमें से कोई भी आप 5-6 बातें लिख दीजिएगा। बढ़ते अब हम आगे, और यहाँ पर जो आपके सिलेबस के अंदर 5 पॉइंट्स दे रखे हैं वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। तो इनको हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पर देखते हैं। सो पहला आ जाता है अपने पास प्लानिंग। सो प्लानिंग क्या होती है यार, ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस रहती है, मतलब एक दिमाग की प्रोसेस है प्लान करना, और जिसमें हम एडवांस में किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, गोल्स को सेट करते हैं, स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करते हैं ताकि हम किसी भी गोल को एफिशिएंटली अचीव कर पाएँ, है ना। तो प्लानिंग में यही होता है कि हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं पहले कि अरे यार दीदी की शादी है तो क्या किया जाए, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा अरेंजमेंट कर लेंगे। तो इसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्लानिंग करना। प्लानिंग के अंदर हम एकदम सिस्टमेटिक तरीके से अपने आप को डायरेक्ट एंड ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना। इवेंट्स एंड कॉम्पिटिशन्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है और एक्सट्रैक्ट किया जाता है जितनी भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, उसमें ही हमें यहाँ पर क्या करना होता है, किसी भी इवेंट को कंडक्ट करवाना होता है। जैसे आपने देखा होता है कि घर में भी कोई इवेंट होता है तो सबसे पहले हम बजट डिसाइड करते हैं कि अच्छा भाई का बर्थडे है तो 5,000 रुपये का बजट रख लेते हैं। देन उसके बाद फिर उसके हिसाब से हम होटल्स देखते हैं कि अच्छा अब कहाँ पर जाना है ना। वो वाली 5 स्टार में जाएंगे तो 20,000 लग जाएंगे, इसमें जाएंगे तो 1,000-1,200 में काम हो जाएगा, लेकिन बजट 5 का है। तो जितने रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से फिर यहाँ पर प्लानिंग की जाती है। देन इसके बाद आगे अगर हम बढ़ें तो आपसे अगर पूछ ले 3 मार्क में, 5 मार्क में, 4 मार्क में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग क्या होता है, तो देखो अगर आप प्लानिंग करके रखोगे तो इवेंट के ऊपर आपका कंट्रोल रहेगा। देन उसके बाद मिस्टेक्स की चांसेस कम हो जाएगी क्योंकि आपने पहले चीज़ों को सोच रखा है। देन इनोवेटिव आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ यहाँ पर से प्रमोट होंगे। आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी आपके गोल की तरफ, क्या हाँ हमें इस डायरेक्शन में कार्य करना है। अनड्यू प्रेशर रिड्यूस होगा, है ना। आपने देखा होगा कई बार हम बिना प्लानिंग के जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और एकदम एग्ज़ाम के एक दिन पहले तैयारी करते हैं तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। वहीं पर अगर आपने प्रॉपर प्लान कर रखा है तो फिर आपको ऐसा कोई खास प्रेशर नहीं आएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, दिस इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है ना उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लोगों के अंदर, एंड पर्सनल्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है इन ऑर्डर टू अचीव द गोल दैट वॉज स्टेब्लिश ड्यूरिंग प्लानिंग, है ना। तो प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है, जिसके अंदर हम यहाँ पर जैसे आप देख भी सकते हो चार्ट के अंदर पहले टारगेट्स डिटरमाइन करना, किसको क्या काम करना है वो डिटरमाइन करना, है ना, सभी के कामों को कोऑर्डिनेट करना। देन उसके बाद ड्यूटीज़, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि टप्पू तुझे ग्राउंड का काम देखना है, देन गोली तुझे नाश्ते का काम देखना है ना। तो इस तरह से सबको अपने अपने कार्य डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। देन इसके बाद फॉर्मेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन का, चार्ट्स, मैनुअल्स का, एक्शंस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये सारे काम होते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। तो बेसिक सी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। नेक्स्ट आ जाता है स्टाफिंग, है ना। नाम से ही पता लग रहा है स्टाफ। स्टाफ मतलब क्या होगा कि ऐसे लोग जो कि कार्य करेंगे उनको आइडेंटिफाई करना। सो आइडेंटिफाइंग द की पोजीशंस। तो की पोजीशंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रिक्रूटमेंट करना, है ना। तो जब कंपनी में नए लोगों को लिया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं हम, रिक्रूटमेंट। कैसे करते हैं, सबसे पहले लोगों को सिलेक्ट किया, है ना। देन वहाँ पर सिलेक्शन में के लिए हो सकता है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कर ली। सिलेक्शन होने के बाद उनकी ओरिएंटेशन और प्लेसमेंट होता है ना, मतलब उनकी ट्रेनिंग वेनिंग की जाती है। देन उसके बाद रीन्यूमरेशन, अगर अच्छा कार्य करते हैं तो उनको उनकी सैलरी वैलरी तो दी जाती है, और साथ में लास्ट में परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की जाती है, वो अच्छी रहती है तो फिर प्रमोशन मिल जाता है।
है ना। तो ये होती है स्टाफिंग, मतलब बेसिक सी क्या बात है कि आइडेंटिफाई करना है आपको की स्टाफ की पोजीशंस को, और इंश्योर करना है कि भाई प्रॉपर टैलेंट प्रॉपर जगह पर सर्व कर रहा है ना। मतलब जैसे गोली का स्पेशलिटी क्या है, खाना, है ना। मतलब तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो गोली आता है ना मोटू सा, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उसका मेन यहाँ पर क्या है कार्य, क्या उसकी वो है ना, यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो उसका यूएसपी है कि वो खाना बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकता है। अब उसको आप कोई दौड़ने भागने वाला काम दे दोगे, है ना, जो नहीं कर पाएगा, तो वो अपन उसको एक एफिशिएंट स्टाफिंग नहीं बोलेंगे। ठीक है। सो प्रॉपर टैलेंट इज सर्विंग द स्पेसिफिक जॉब इन ऑर्डर टू अचीव द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ये बेसिकली लीडरशिप से रिलेटेड थोड़ी सी क्वालिटी रहती है, एंड इट इंक्लूड्स लेटिंग स्टाफ नो व्हाट्स नीड टू बी डन एंड ऑल्सो बाय व्हेन। तो मतलब कब तक कार्य हो जाना चाहिए, तो ये डायरेक्शन कौन देता है, लीडर देता है। जैसे आपने देखा होगा, है ना, आ तू भीड़े, आत्माराम तुकाराम भीड़े, वो क्या करता है, वो यहाँ पर सभी को डायरेक्शन देता है कि ये काम हो गया क्या, ये हो गया क्या, वो हो गया क्या। सो ये कार्य कौन करता है, एक लीडर करता है। वो सारी चीज़ों को सुपरवाइज करेगा, मोटिवेट करेगा लोगों को कि यस यू कैन डू इट, है ना। लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ के अंदर रहेगी, और वो सभी से प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करेगा। देन इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अपने पास कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग बस डायरेक्शन की नेक्स्ट स्टेप है, जिसके अंदर क्या करता है लीडर, अब सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है। तो इसके अंदर टोटल 4 स्टेप्स हो सकती है। जैसे पहले स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश करना कि हमें इस क्वालिटी का कार्य चाहिए, है ना, इस क्वालिटी का वर्क होना चाहिए। देन एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या चल रही है भाई साहब ज़मीन पे, उसको देखना। कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से, है ना, जो पहले सेट किए थे, और अगर कोई वहाँ पर करेक्शन की आवश्यकता है तो वो बता दिया जाता है। और हर एक स्टेप में फीडबैक भी रहेगा। ठीक है। जैसे जब रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं तो ऐसा नहीं सिर्फ एक पर्सन बना रहा है, पूरी कमेटी, है ना, गोकुलधाम सोसाइटी की मीटिंग होती है, वो रूल्स बनाते हैं, सब एक दूसरा अपना अपना फीडबैक देते हैं। नाउ अब आपके लिए एक प्रश्न है, आंसर आपको करना है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो मैनेजमेंट में जो सबसे बेसिक है, सबसे इनिशियल में आता है, वो है प्लानिंग। अ गुड प्लान शुड नॉट बी, अगर आप एक अच्छा प्लान बना रहे हो तो वो क्या रहना चाहिए, स्पेसिफिक रहना चाहिए, लॉजिकल तो रहना ही चाहिए, फ्लेक्सिबल भी रहना चाहिए कि आप थोड़ा बहुत उसमें एडजस्ट कर सको। लेकिन ऑटोक्रेटिक मतलब होता है सिर्फ एक जने का राज, भाई साहब ऐसा नहीं चलेगा, फीडबैक आपको लेते रहना रहेगा। नाउ प्लानिंग में डिफाइनिंग प्रोसीजर मतलब क्या होता है, तो जब आप प्रोसीजर को डिफाइन करते हो इसका मतलब क्या होता है कि एक कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करना। ठीक है। हेंस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है, वो है 1.2, जो कि है वेरियस कमिटीज़ एंड इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था यार, प्लानिंग के अंदर क्या होता है, हम कमिटीज़ बना देते हैं। और कमिटीज़ क्यों बनाते हैं, ताकि हम टास्क को डिवाइड कर सकें कि भाई इतना काम तू कर, इतना काम तू कर, इतना काम तू कर, इतना काम तू कर, है ना। सो हम यहाँ पर टास्क को पूरा डिवाइड यहाँ पर कर देते हैं, और फिर सब लोग अपने अपने हिसाब से उस कार्य को करते हैं, और लास्ट में जब सारे काम एक साथ मिल जाते हैं तो आपका इवेंट एकदम सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो जाता है। सो डिफरेंट कमिटी अपना अपना काम यहाँ पर करती है, और जिसमें से कुछ कमिटीज़ के नाम मैं आपको बता देता हूँ। पहली कमेटी है टेक्निकल कमेटी। सो टेक्निकल कमेटी क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है टेक्निकल कंडक्ट के लिए। मतलब यहाँ पर जो भी सिलेक्शन होता है अंपायर्स का, जजेस का, स्टार्टर्स का, टाइम कीपर्स का, इन सभी का सिलेक्शन करने का काम कौन करती है, ये टेक्निकल कमेटी करती है। नेक्स्ट आ जाती है ट्रांसपोर्ट कमेटी। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, प्लेयर्स को अगर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना है तो वो कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, वो काम किया जाएगा ट्रांसपोर्ट कमेटी के द्वारा। रिसेप्शन कमेटी, आपने देखा होगा होटल में रिसेप्शन रहता है ना, जो कि गेस्ट का वेलकम करता है, तो इसका काम है चीफ गेस्ट का, स्पेक्टेटर्स का वेलकम करना। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है अरेंजमेंट्स प्रोवाइड करना लोगों के ठहरने के, उनको मील्स प्रोवाइड करना, और ये सारे कार्य जो होते हैं, है ना, रुकने के, ठहरने के, होटल्स के, वाले सारे काम कौन देखती है, बोर्डिंग लॉजिंग कमेटी। इसको हम अकोमोडेशन कमेटी के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आ जाती है ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी। नाम से पता लग रहा है भाई साहब क्या करेगी, ग्राउंड्स को मेंटेन करेगी। देन इसके बाद मेडिकल फर्स्ट एड कमेटी, कभी किसी को कोई इंजरी हो गई तो वो ये मेडिकल फर्स्ट एड कमेटी यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी। नेक्स्ट आती है प्रोटेस्ट कमेटी। प्रोटेस्ट कमेटी क्या करती है, अगर बाई चांस कहीं कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो क्यों वो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या क्या उसके पॉसिबल कारण हैं, कैसे इसको सुधारा जा सकता है, इन सारी चीज़ों को वो
डील करती है ना। जैसे आपने देखा होगा आईपीएल में भी कई बार प्रोटेस्ट हो जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था कुछ टाइम पहले पानी की शॉर्टेज के कारण, तो प्रोटेस्ट कमेटी ने फिर आईपीएल को शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, सो ये यहाँ पर प्रोटेस्ट कमेटी का कार्य रहता है। देन इसके बाद पब्लिसिटी कमेटी क्या करेगी, पूरे इवेंट को है ना प्रेस में रिलीज़ करेगी। देन उसके अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएगी ताकि सभी लोगों तक वो इवेंट पहुँचे। फाइनेंस कमेटी का काम क्या होगा भाई साहब, पैसे का देखभाल करना, है ना, कि कौन सी कमेटी कितने पैसे खर्च कर रही है, तो उसको देखने का काम किसका रहेगा, फाइनेंस कमेटी का रहेगा। क्या बजट है वो सब भी यही देखेगी। रिफ्रेशमेंट कमेटी अपनी गोली वाली, है ना, इसका काम क्या रहेगा, सभी पर्सनस को लोगों को क्या करना, रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करवाना, नाश्ता प्रोवाइड करवाना। देन इसके बाद अपने पास यहाँ पर देखो यार, कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द प्री पोस्ट एंड ड्यूरिंग टास्क ऑफ किसी भी पर्टिकुलर कमेटी। जैसे फाइनेंस कमेटी अगर हम देख लें ना, बहुत ही आसान है, आप आराम से लिख सकते हो। जैसे फाइनेंस कमेटी का प्री टास्क क्या रहेगा, बजट प्रिपेयर करना। ड्यूरिंग टूर्नामेंट टास्क क्या रहेगा, कोई इमरजेंसी एक्सपेंडिचर आ जाता है तो उसको देखना, उसको मैनेज करना। और आफ्टर द टूर्नामेंट, है ना, पोस्ट टूर्नामेंट उसका काम क्या रहेगा, तो लोगों को प्राइज वाइज बांटना और वो प्राइस जो रहेंगे उनको परचेज करना। ठीक है, सो ये फाइनेंस कमेटी का काम रहता है। तो इसी तरह से आप हर एक कमेटी को देख सकते हो। जैसे पब्लिसिटी कमेटी इवेंट के पहले क्या करेगी, इवेंट के पहले वो बहुत ही अच्छे से ना पूरे इवेंट को पब्लिसाइज करेगी। कहाँ पर, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, टीवी पे, सोशल मीडिया पे। ड्यूरिंग इवेंट वो क्या करेगी, जैसे मैच हो रहा है तो मैच के आंकड़े लोगों तक पहुँचाना, स्कोर्स लोगों तक पहुँचाना, है ना, मैच के दौरान जो फोटो खींचे गए हैं वो लोगों तक पहुँचाना। एंड आफ्टर टूर्नामेंट क्या करेगी, विनर्स के नाम्स को अनाउंस करना मीडिया में। तो इस तरह से आप सारे कमिटीज़ के प्री पोस्ट एंड ड्यूरिंग वाले टास्क लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है अपने पास हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, है ना। स्कूल में जब भी अगर कभी कंपटीशन होता है तो हायरार्की कुछ इस तरह से रहती है। सबसे नीचे रहते हैं हेड बॉय, हेड गर्ल। देन उसके ऊपर रहते हैं टीचर्स, है ना, जो कि मेंबर रहते हैं। फिर फिजिकल एजुकेशन का टीचर, अगर कोई स्पोर्ट्स का इवेंट है ना, तो उनके ऊपर रहता है। और सबसे ऊपर रहते हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, जो कि चेयरपर्सन रहते हैं कमेटी के। तो अगर आप भी कभी यहाँ पर अपने स्पोर्ट्स डे को ऑर्गेनाइज करें तो इस तरह की हायरार्की को फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके सामने है कि कमेटी रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइसेंस विथ प्रिंट मीडिया, है ना। लाइसेंस मतलब साथ काम करना, तो प्रिंट मीडिया के साथ कौन सी कमेटी काम करेगी, टेक्निकल, लॉजिस्टिक, मार्केटिंग या फाइनेंस, है ना। तो आसान है, प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर, उन सभी के साथ कौन सी कमेटी काम करेगी, मार्केटिंग वाली कमेटी, है ना, क्योंकि इसी का काम रहता है इवेंट को पब्लिसाइज करना। इसको हम पब्लिसिटी कमेटी भी बोलते हैं। तो आइए अब मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ टूर्नामेंट्स के बारे में। तो टूर्नामेंट क्या होते हैं, बेसिकली ये एक सीरीज़ ऑफ कॉन्टेस्ट रहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे राउंड्स रहते हैं और जो कंटेस्टेंट्स रहते हैं वो कम्पीट करते हैं, या तो इंडिविजुअली या फिर एज अ टीम। जैसे अगर बैडमिंटन खेल रहे हैं तो बैडमिंटन में या तो इंडिविजुअल कम्पीट कर सकते हैं या फिर टीम में भी कम्पीट कर सकते हैं ना, डुअल्स वहाँ पर रहता है। जैसे क्रिकेट, ये एक टीम गेम है ना। टूर्नामेंट के अंदर क्या होता है, दो प्रकार के आपको टूर्नामेंट्स देखने को मिलते हैं बेसिकली। एक होता है अपने पास नॉकआउट टूर्नामेंट, एक होता है लीग टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट में अपने भाव का कंसेप्ट चलता है, पहली फुर्सत में निकल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ओनली विनिंग टीम ही आगे बढ़ती है, जैसे टीम मैच आ जाती है वो बाहर हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा आईपीएल के अंदर जो एलिमिनेटर्स रहते हैं, है ना, या फिर वर्ल्ड कप के अंदर सेमीफाइनल्स जो रहते हैं उसमें क्या होता है, वो नॉकआउट रहते हैं। मतलब जैसे टीम हारती है पहली फुर्सत में निकल है ना, फिर उसको आगे खेलने का मौका नहीं मिलता है। सो ये होते हैं अपने नॉकआउट टूर्नामेंट्स। देन इसके बाद लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, लीग टूर्नामेंट में हर एक टीम दूसरी टीम के साथ खेलती है। जैसे आईपीएल में क्या होता है, आपने देखा होगा हर एक टीम का मैच हर एक दूसरी टीम से होता है, तो उसको हम बोलते हैं लीग टूर्नामेंट। अब लीग टूर्नामेंट में दो प्रकार के हो सकते हैं, एक है सिंगल लीग टूर्नामेंट और एक है डबल लीग टूर्नामेंट। अगर हर एक टीम दूसरी टीम के साथ सिर्फ एक बार खेल रही है, ठीक है, जैसे 4 जने अर्पित, मिंकू, चिंकू, टिंकू, है ना, तो अगर अर्पित का मैच मिंकू, चिंकू और टिंकू तीनों से एक एक बार हो रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, ये सिंगल लीग हो जाएगा। अर्पित का मैच इन तीनों से 2-2 बार हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल लीग टूर्नामेंट। देन इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, बेसिकली 2 का कॉम्बो, है ना। तो जैसे नॉकआउट के बाद वापस नॉकआउट हो जाए, जैसे लीग स्टेज जो फर्स्ट वाली स्टेज है वो क्या हो गई, वो नॉकआउट हो गई, सेकेंड वाली स्टेज भी नॉकआउट हो गई। जैसे वर्ल्ड कप के अंदर, है ना, फर्स्ट स्टेज तो जनरली लीग होती है और सेकेंड नॉकआउट रहती है। तो वर्ल्ड कप किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वो एग्जाम्पल हो जाएगा लीग कम नॉकआउट का,
है ना। उम्मीदें समझ रहे होंगे आप, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज। तो अगर कहीं पे फर्स्ट स्टेज भी नॉकआउट हो रही है, कि नॉकआउट का फ़ायदा क्या है कि बहुत जल्दी जल्दी आपके मैचेस होंगे, है ना। क्योंकि जैसे 100 टीम है तो 100 टीम है तो भी क्या हो गया, आराम से आपके जो मैचेस होंगे वो तो कम ही रहेंगे। लीग होगा तो उसमें हर एक टीम को दूसरी 100 टीम से खेलना है ना, हर एक टीम को 99 टीम से खेलना है, जिनके कितने मैचेस हो जाएंगे। तो इसलिए नॉकआउट जनरली करवाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा टीम्स रहती हैं। फिर आ जाता है अपने पास सीडिंग अ टीम। तो सीडिंग में क्या होता है, देखो सीडिंग का मतलब होता है सॉर्टिंग, है ना। सॉर्टिंग करते हैं हम टीम्स की और इस तरह से उनको अरेंज किया जाता है ना। सॉर्टिंग मतलब एक तरह का अरेंजमेंट। तो टीम्स को इस तरह से अरेंज किया जाता है अपर हाफ एंड लोअर हाफ में, कि जो स्ट्रॉन्गर टीम्स हैं उनका मैच इनिशियल राउंड्स में ना हो, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, ठीक है। अपर हाफ में ग्रुप ए में कौन है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है। ग्रुप बी में आयरलैंड और जिम्बाब्वे। अब यार यहाँ पर अगर मैचेस होंगे तो इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा तो फर्स्ट राउंड में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों एकदम पक्की टीम्स हैं, इनका मैच हो जाएगा। और सेकेंड वाले हाफ में क्या होगा, आयरलैंड और जिम्बाब्वे का मैच होगा। अब यहाँ पर क्या होगा यार, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में से कोई भी एक स्ट्रॉन्ग टीम आगे बढ़ जाएगी और एक स्ट्रॉन्ग टीम एलिमिनेट हो जाएगी और नीचे से एक वीक टीम ही आएगी। तो लोगों का इंटरेस्ट इसमें से हट सकता है कि अरे यार फालतू, अब क्या ही देखे फाइनल, है ना, पता ही इंडिया ही जीतेगी। तो इसलिए इस तरह की चीज़ ना हो तो हम क्या करते हैं, सीडिंग कर देते हैं। तो सीडिंग में कोई स्पेशल इसका मेथड नहीं रहता है भाई साहब, है ना। जनरली क्या होता है, अगर आपको पास्ट परफॉर्मेंस पता है किसी भी टीम की तो उसको आप अपने हिसाब से अरेंज कर देते हो। जैसे बाय का फॉर्मूला रहता है, कब असाइन करना है वो भी फॉर्मूला है, लेकिन सीडिंग का ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको अरेंज कर देंगे। तो हमने ऑस्ट्रेलिया को नीचे भेज दिया, जिम्बाब्वे को ऊपर ले आए। अब पहला मैच किसका हो गया, इंडिया और जिम्बाब्वे का। दूसरा होगा आयरलैंड ऑस्ट्रेलिया का। दोनों में से यहाँ पर मतलब हो सकता है कि पक्की पक्की टीम जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आगे बढ़ जाए। तो फाइनल में क्या होगा भाई साहब, बहुत क्राउड आएगा, टीवी राइट्स बहुत महंगे महंगे बिकेंगे, है ना। स्पॉन्सर्स को भी फ़ायदा होगा, दर्शकों को भी देखने में मज़ा आएगा, सब कुछ एकदम बढ़िया ही होगा, ठीक है। तो ये आफ्टर सीडिंग और वो था बिफोर सीडिंग। नेक्स्ट अपने पास कंसेप्ट है बाय बाय का, है ना। तो ये वाला बाय नहीं है, यहाँ पर बाय में क्या होता है, हम टीम को एक एडवांटेज देते हैं बाय एग्जेम्प्टिंग इट फ्रॉम प्लेइंग द मैच इन द फर्स्ट राउंड, ठीक है। सो अगर किसी भी टीम को नॉकआउट के अंदर बाय मिलती है तो उसको फर्स्ट राउंड के अंदर मैच नहीं खेलना पड़ता है। इसका क्या स्टेप रहती है बाय को निकालने की, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, है ना। 3 स्टेप्स रहती है जिससे हम बाय को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप देखो भाई टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है। फॉर एग्जांपल आपको 5 टीम्स का फिक्सचर बनाना है। फिक्सचर क्या होता है, फिक्सचर मतलब एक ऐसा चार्ट बनाना जिससे आपको पता लग जाए कि कौन सी टीम का मैच कैसे होगा, है ना। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हैं उनका आपको फिक्सचर बनाना पड़ता है। जैसे वर्ल्ड कप का फिक्सचर बनता है, IPL का फिक्सचर बनता है, ठीक है। हर एक टूर्नामेंट का फिक्सचर बनता है। स्कूल में अगर कोई कंपटीशन होता है तो वहाँ पर भी फिक्सचर्स बनाने पड़ते हैं। अभी हम बनाना सीखेंगे उसको। तो स्टेप्स हैं, 3 बेसिक स्टेप्स हैं, इनको याद रखना। पहला नंबर ऑफ टीम्स देखो भाई साहब, जैसे अगर 5 टीम्स है तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 5। फिर अपने को देखना है नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2। तो 5 के बाद कौन सी नेक्स्ट हायर पावर आ रही है ना, नेक्स्ट देखनी है। तो जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4, 5। तो अगर हम 2 की पावर 3 देखें जो कि होता है 8, तो ये नेक्स्ट हायर पावर है। क्योंकि 2 की पावर 2 देखेंगे तो ये तो कम हो जाएगा, 4 ही है, 5 से एक कम है, हमें तो 5 से ज़्यादा वाली देखनी है। 16 देखेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना। हमें सिर्फ नेक्स्ट हायर पावर देखनी है, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट वाली नहीं देखनी है। तो नेक्स्ट हायर पावर क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 8। अब तीसरी स्टेप है कि जो भी अपनों ने नेक्स्ट हायर पावर निकाली ना उसमें से टोटल नंबर ऑफ टीम्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स थी 5, नेक्स्ट हायर पावर थी 8, 8 में से 5 घटाया, आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। सो इस तरह से बाय निकालते हैं। एक बार आप निकाल के देखो, अगर टोटल नंबर ऑफ टीम्स n इक्वल्स टू 11 है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा अपने पास नंबर ऑफ बाइज। सो वही सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टीम्स n इज इक्वल्स टू 11। नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 क्या हो जाएगी, 11 के बाद क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, क्योंकि 8 तो कम है। तो 16 में से अब हम 11 घटा देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप सभी ने इसको निकाल लिया होगा। एक और कंसेप्ट याद रखना, जब ये 2 की पावर में ही रहता है, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास 2, 4, 8, 16, 32 इतनी टीम्स हैं तो बाय दी जाएगी 0। वहाँ पर बाय देने की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से फिक्सचर बन जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा बाय दे क्यों रहे हैं, मतलब क्या इससे फ़ायदा हो रहा है, नुकसान क्या था नहीं दे रहे थे तो, है ना। नहीं दे रहे थे तो फिक्सचर ही नहीं बन पाता अपना।
चलिए बढ़ते अपन आगे। अब बाय अलॉट कैसे करनी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मुश्किल कार्य यही है ना, बाय को अलॉट करना। तो देखो यहाँ पर 17 टीम्स आपको देखने को मिल रही है। हम क्या करते हैं, टीम्स को अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो आपके सिलेबस में 2 ही हाफ में डिवाइड करना है, कहीं कहीं आप किताब देखोगे तो उसमें 4-6 हाफ में भी डिवाइड करके रख रखा रहता है, अपने को सिर्फ 2 में करना है। तो ऊपर हो जाता है अपर हाफ, नीचे होता है लोअर हाफ। अगर अपने पास इवन नंबर ऑफ टीम्स रहती है तो अपर हाफ और लोअर हाफ में टीम बराबर रहती है। जैसे अगर आपके पास टोटल 10 टीम्स हैं तो ऊपर भी 5 टीम हो जाएगी, नीचे भी 5 टीम हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास और टीम्स हैं ना, आपके पास 5 टीम्स हैं, तो हमेशा अपर हाफ में एक टीम ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो ऊपर 3 नीचे 2, इसका फॉर्मूला भी अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो चलिए, उम्मीद है आपको पता लग गया होगा अपर हाफ लोअर हाफ क्या है, ठीक है। अपर हाफ 17 टीम्स हैं तो एक टीम ज़्यादा ही रहेगी हमेशा ऊपर, है ना। तो 8 + 1 9 टीम्स ऊपर, 8 टीम्स नीचे। अब यहाँ पर सारी टीम्स को हम लाइन से लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 11 तक। और अब बाय कैसे अलॉट की जाती है, तो पहली बाय जो देते हैं वो लास्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ को दी जाती है। तो लास्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ अपने पास कौन सी है, तो लास्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ मतलब ये वाली। सो लास्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ मतलब 17 वाली टीम, ठीक है। सो लोअर हाफ और उसकी भी लास्ट टीम, तो उसको हम पहली बाय देंगे। सो आर वाली जो टीम है उसको फर्स्ट बाय मिल जाएगी। सेकेंड बाय इज गिवन टू द फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, तो अपर हाफ की फर्स्ट टीम को सेकेंड बाय यहाँ पर दी जाती है। थर्ड बाय इज गिवन टू दी फर्स्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ, तो थर्ड बाय किसको दी जाएगी, 10th वाली टीम को। एंड फोर्थ बाय इज गिवन टू दी फर्स्ट लास्ट टीम ऑफ द अपर हाफ, तो अपर हाफ की लास्ट टीम कौन सी, लास्ट टीम ये रही 9th वाली। तो इस प्रकार से बाय अलॉट की जाती है। अब अगर हमें और ज़्यादा बायज अलॉट करनी है, ठीक है, मतलब जैसे 17 है तो 17 में कितनी बायज अलॉट हो जाएगी, नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 क्या है, 32, 32 - 17, तो 15 बायज यहाँ पर अलॉट करनी है हमें, है ना। सो वो कैसे करेंगे, फिर वापस से यही प्रोसीजर हमारी रिपीट हो जाएगी। अब वही लास्ट टीम ऑफ द अपर हाफ विदाउट बाय, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, अब जो 5th बाय है वो क्या देंगे, टू द लास्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ। तो लोअर हाफ की लास्ट टीम अब कौन सी हो गई बिना बाय के, वो 16th है ना। एक बार आप इसको लिख के देखना कॉपी में तो आसान रहेगा। तो अब यहाँ पर 16th वाली जगह पर हम 5th बाय देंगे। 6th बाय कहाँ पर देंगे, सेकेंड वाली टीम को। 7th बाय देंगे हम 11th वाली टीम को। 8th बाय देंगे हम यहाँ पर ये 8th पे जो आई वाली टीम है इसको हम 8th बाय देंगे, है ना। देन अब 9th बाय देनी है बाई चांस, तो कैसे देंगे, अब Q को तो दे दिया, अब P को हम 9th बाय देंगे। तो इस तरह से वो चलता रहेगा, है ना। इसको एक बार लिख के देख लेना, बहुत आसान रहेगा। बढ़ते फिर हम आगे, और अब हम देखते हैं कि कैसे फिक्चर्स यहाँ पर बनाए जाते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए। सो टोटल नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट इज इक्वल्स टू n, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ टीम्स जो कि टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है वो कितनी है, n है ना। वो आपको दी रहेगी कि आप फिक्चर बनाएं 5 टीम का, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। फिर नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला रहता है, याद रखना बच्चों, यहाँ से प्रश्न आते हैं n-1। तो जैसे अगर 5 टीम है तो कितने मैचेस होंगे, 4 मैचेस होंगे। n-1 4 मैचेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास, हमें यहाँ पर निकालना होता है क्या, नंबर ऑफ राउंड्स। तो नंबर ऑफ राउंड्स निकालना बहुत ही आसान है। 2 की नेक्स्ट हायर पावर में जो ऊपर एक्सपोनेंट है वही हमारा क्या हो जाएगा, वही नंबर ऑफ राउंड रहेगा। जैसे 5 टीम्स हैं तो 2 की नेक्स्ट हायर पावर क्या रहेगी, 2 टू द पावर 3, तो राउंड्स कितने हो जाएंगे, 3 राउंड्स हो जाएंगे। अभी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा जब हम बनाएंगे। तो अब अपर हाफ और लोअर हाफ में टीम निकालना, तो अगर नंबर ऑफ टीम्स इवन है तो मैंने आपको बताया था हम n/2 कर देंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल 6 टीम है तो ऊपर भी 3 नीचे भी 3। लेकिन अगर नंबर ऑफ टीम्स ऑड है, 7 टीम है, तो ऊपर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n + 1/2, क्योंकि हमेशा n ऊपर हाफ वाले में एक ज़्यादा टीम रहती है और लोअर हाफ में हमेशा एक कम रहती है। तो लोअर हाफ का फॉर्मूला n - 1/2। बढ़ते हैं फिर हम आगे, और नंबर ऑफ बाइस का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया था, है ना। 3 स्टेप है। n की वैल्यू देखो, जैसे 5 है, देन उसके बाद नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 8 में से 5 गए, 3 बाइस यहाँ पर आ जाएंगी। सो अब मैं एक आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, तो बहुत आसानी आपको रहेगी यार समझने में। ड्रॉ और नॉकआउट फिक्चर ऑफ 17 टीम, 17 टीमों को नॉकआउट फिक्चर हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। सो वही सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी क्वेश्चन में गिवन है, 17, तो n की वैल्यू हो जाएगी 17। नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था n-1, तो 17 - 1 16 यहाँ पर नंबर ऑफ मैचेस हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, है ना, हमेशा एक ज़्यादा रहेगी, तो n + 1/2, तो 9 आ जाएगा। नीचे वाले हाफ में 8 आ जाएगा, n - 1/2।
नंबर ऑफ बाइज मैंने आपको 17 का भी बताया था, कैसा है, 2 की नेक्स्ट हायर पावर क्या है 32, 2 टू दी पावर 5 है ना, 32 में से 17 गए तो आंसर 15। अब बाइस जब हम अलॉट करते हैं ना, जैसा हमने देखा था, हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, लोअर हाफ की लास्ट टीम से बाय देना अलॉट करते हैं। तो हमेशा जो लोअर हाफ रहेगा ना उसमें एक बाय ज़्यादा रहेगी अगर नंबर ऑफ बाइस ऑड है तो, ठीक है, क्योंकि बाइस अगर इवन है तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी वो। फॉर एग्जाम्पल हमने बाय कैलकुलेट करी और बाय आ रही है 4 बाइस देनी है, जैसे अगर अपने पास टोटल 12 टीम्स हैं तो 12 टीम्स को कितनी बाय देंगे हम, 16 माइनस 12, 4 बाइस देंगे, तो अपर हाफ में भी 2 मिल जाएगी, लोअर में भी 2 मिल जाएगी। लेकिन अगर 11 टीम्स हैं तो हमेशा लोअर हाफ में एक बाय ज़्यादा रहेगी, क्योंकि नीचे से हम बाय देना स्टार्ट कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ का फॉर्मूला एन बी माइनस 1/2 और लोअर हाफ का फॉर्मूला एन बी प्लस 1/2 है ना। उम्मीद है लॉजिकली आप समझ रहे होंगे इसको। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स का मैंने आपको बता ही दिया था, नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 जो भी आती है तो 17 टीम्स के लिए क्या जाएगा 2 टू द पावर 5, तो 5 राउंड्स होंगे यहाँ पर। देखो अब राउंड्स क्या होते हैं ये यहाँ पर देख रहे हो आप, है ना। फर्स्ट राउंड में तो देखो बाय मिल गई, सेकेंड राउंड में ये ई वाला मैच हुआ, थर्ड राउंड के अंदर आपका ये वाला चल रहा है, फोर्थ राउंड और फिफ्थ राउंड, है ना। तो फर्स्ट राउंड तो ये मतलब फर्स्ट राउंड में ई वाला मैच हो रहा है, सेकेंड राउंड ये है, थर्ड राउंड ये सी जी के वाला है, फोर्थ राउंड ये है और फिफ्थ राउंड ये है। अब देखो कैसे अपने को ड्रॉ करना है फिक्सचर। सबसे पहले 17, 1 से 17 तक पूरे के पूरे नंबर लिख दो जितनी टीम्स हैं। देन इसके बाद अपर हाफ लोअर हाफ में टीम को डिवाइड करना है। तो अपर हाफ में अपने देखा है था एक टीम ज़्यादा रहती है तो बीच में से एक लाइन खींच देना, है ना। सो 9 टीम ऊपर 8 टीम नीचे। अब सभी को बाय लोड करना है। बाय का मैंने आपको बताया था, पहली बाय कहाँ पर देंगे 17, सेकेंड बाय देंगे 1 पे, थर्ड देंगे 10 पे, फोर्थ बाय 9 पे, फिफ्थ बाय 16 पे। तो इस तरह से आपको सारी बायज अलॉट करनी है। अब जो टीम बाकी रह जाएगी उसका आपको मैच करवाना है। तो यहाँ पर ई और जी ये दोनों टीम्स बाकी रह गई थी, 15 तो बाय दे दी, 17 में से 2 ही टीम बाकी रहेगी, तो इन दोनों का हमने फर्स्ट राउंड में मैच करवा दिया। अब आपकी मर्जी पड़े जिसको आप जिता सकते हो, ठीक है, वो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि इसको ही जिताना है। आपकी मर्जी पड़े तो आप ई को जिताओ, जी को जिता दो, ठीक है, जिता दिया, फिर यहाँ से एक टीम आगे बढ़ जाएगी। अब बाकी सारी टीम्स के मैच होंगे, ठीक है। तो ए बी सी डी यहाँ पर से जो जीता वो आगे बढ़ी जाएगा ई और जी में से। देन उसके बाद एच आई, है ना, ये सारे मैचेस आपके यहाँ पर होंगे और ऐसे ही नीचे भी सारे मैचेस होंगे। बस आगे बढ़ाते जाना और लास्ट में आपको एक विनर मिल जाएगा। एक और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, है ना, जैसे 5 टीम्स का भी मैं आपको भी एक एग्जांपल लेके बता दूंगा। तो ये है एक फॉर्मूला हैक शीट, तो इसको यार आप अपने पास सेव रख लीजिएगा, है ना, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे नंबर ऑफ राउंड्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की नेक्स्ट हायर पावर में जो एक्सपोनेंट रहता है वही आपके नंबर ऑफ राउंड्स रहते हैं। नॉकआउट के अंदर मैचेस का फॉर्मूला रहता है n-1। नंबर ऑफ टीम्स अगर इवन रहती है, ऑड रहती है, इवन रहती है तो क्या हो जाता है आपका अपर हाफ लोअर हाफ में बराबर टीमें आ जाती है। ऑड रहती है तो हमेशा अपर हाफ में एक टीम ज़्यादा, लोअर हाफ में एक टीम कम होती है। नंबर ऑफ बाइस का 3 स्टेप्स रहती है, जिसमें से जो सबसे मेन स्टेप है वो क्या है 2 की नेक्स्ट हायर पावर माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम्स, तो उससे 22 निकल जाती है। 22 अगर इवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों में बराबर बराबर 22 हो जाएगी अपर एंड लोअर हाफ में। लेकिन अगर नंबर ऑफ बाइस ऑड है तो क्या होता है, हमेशा लोअर हाफ के अंदर एक बाय ज़्यादा दी जाती है। तो एन बी प्लस 1/2 नीचे हो जाएगा, ऊपर एन बी माइनस 1/2 हो जाएगा। तो इसको कहीं कहीं सेव कर लेना। देन इसके बाद एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 टीम का बनाना है, तो वही नंबर ऑफ टीम्स 5 है, मैचेस n-1 4, अपर हाफ में एक टीम ज़्यादा रहेगी 3, लोअर हाफ में एक कम 2। 22 तो यहाँ पर 2 की नेक्स्ट हायर पावर 8, 8 में से 5 गए 3, अपर हाफ में एक बाय, लोअर हाफ में 2 बाय। मैंने बताया था अगर बाय ऑड है तो लोअर हाफ में हमेशा एक बाय ज़्यादा रहेगी। राउंड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की नेक्स्ट हायर पावर मतलब 2 की पावर 3, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ राउंड्स हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ आपको देखने को मिलेंगे 1 2 3 तीनों राउंड्स। फिक्सचर बनाने के लिए वही ए बी सी डी ही सारी टीम्स लिखी, अपर हाफ लोअर हाफ बनाया, अपर हाफ में 3 टीमें, लोअर हाफ में 2 टीमें। देन इसके बाद बाय हमें अलॉट करनी है। पहली बाय कहाँ पर अलॉट होगी, पहली बाय आपकी अलॉट हो जाएगी ई को, सेकेंड बाय अलॉट होगी ए को, थर्ड बाय अलॉट होगी डी को। 3 ही करनी है, खत्म मामला। बी और सी का मैच करवा देंगे, बी को आगे जितवा दिया हमने। अब मैच किसका होगा, ए बाय लेके आगे आ गई है ना, मतलब ए को फर्स्ट राउंड में मैच नहीं खेलना पड़ा, अब सीधा कहाँ पर मैच खेलेगा, ए सेकंड में। तो ए का मैच हो रहा है बी से और जो भी जीतेगा वो आगे बढ़ जाएगा। ऐसे डी और ई ने फर्स्ट राउंड में तो नहीं खेला, अब सेकंड राउंड में ही खेलेंगे। सेकंड राउंड में अगर ये खेलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी और ई में से एक जीतेगा और फिर थर्ड राउंड हो जाएगा अपना फाइनल राउंड और लास्ट में एक विनर आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको फिक्सचर बनाना है।
नेक्स्ट आ जाता है अपने पास है लीग टूर्नामेंट। तो यहाँ पर मैंने आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन तो बताई दी कि हर एक टीम दूसरी टीम के साथ खेलती है। अगर एक बार खेलती है तो सिंगल लीग, 2 बार खेलती है तो डबल लीग, जैसे IPL, वर्ल्ड कप, ये लगभग सारे एग्जाम्पल्स रहते हैं लीग टूर्नामेंट के। देन इसके बाद इसमें आ जाता है अपने पास पहला साइक्लिक मेथड। तो साइक्लिक मतलब आप फिक्चर्स ड्रॉ करने हैं हमें, ठीक है, लीग टूर्नामेंट के फिक्चर्स ड्रॉ करने, तो साइक्लिक मेथड का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। साइक्लिक मेथड 2 प्रकार से यहाँ पर आप फिक्चर बनाएंगे। अगर इवन नंबर ऑफ टीम्स हैं तो थोड़े से अलग फिक्चर बनेंगे, ऑड नंबर ऑफ टीम्स हैं तो अलग फिक्चर बनेंगे। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। और हाँ, टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला n×n-1/2, ठीक है। सो ये टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला हमेशा ही आपका रहेगा, कोई सा भी आपका लीग टूर्नामेंट हो, n×n-1/2। हाँ, अगर सिंगल लीग है तो n×n-1/2, डबल लीग है तो सिर्फ और सिर्फ n×n-1। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये भी आपकी क्लियर हो जाएगा। चलो, तो साइक्लिक मेथड में सीधा मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। टोटल नंबर ऑफ टीम्स अगर हमारे पास 4 है, 4 टीमों का लीग टूर्नामेंट कराना है ना। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल लेके बताया था ना, अर्पित, चिंकू, मिंकू, टिंकू, है ना। तो ये चारों का आपको लीग करवाना है। तो इसमें क्या होगा, हर एक टीम का मैच दूसरी टीम्स के साथ होता है। तो नंबर ऑफ टीम्स 4 हैं। टोटल नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया n×n-1/2, तो 4×4-1/2, टोटल 6 मैचेस यहाँ पर कंडक्ट होंगे। नंबर ऑफ राउंड्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ राउंड्स का यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा n-1, ठीक है। सो ये आप याद रखिएगा कि अगर टोटल नंबर ऑफ टीम्स इवन है तो नंबर ऑफ राउंड्स हो जाएंगे n-1, और अगर नंबर ऑफ टीम्स ऑड हैं तो राउंड्स हो जाते हैं n। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि n क्यों हो रहे हैं वहाँ पे, है ना। चलिए, सो यहाँ पर अब जो लीग टूर्नामेंट होता है राउंड रॉबिन है ना, इस तरह से आपको फिक्सर बनाना है कि सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सबसे पहले हम एक टीम को फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो 4 टीम्स थी, 1 2 3 4, एक टीम को हमने फिक्स कर दिया। देखो, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, तीनों में 1-1-1 फिक्स है। अब बाकी टीमों को गोल गोल रानी करवाना है ना, तो बाकी को क्या करना है, गोल गोल हमें घुमाना है। तो आप अपनी मर्जी से कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 हमने इस तरह से लिखा है इसको, 1 2 3 4। अब नेक्स्ट जो राउंड होगा उसमें हम क्या कर देंगे, इसको घुमा देंगे। 4 आ जाएगा 2 की जगह, 2 आ जाएगा 3 की जगह, 3 आ जाएगा 4 की जगह। तो हमने इसको गोल गोल घुमा दिया और यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे 1 और 4 का 2। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1 का मैच हो रहा है 3 से, 4 का मैच हो रहा है 2 से। वापस से गोल गोल घुमा देंगे। अब 1 का मैच होगा 2 से, 3 का मैच होगा 4 से। वापस अगर हम इसको घुमाएंगे ना तो इसी कंडीशन में आ जाएंगे, तो वो हमें नहीं करना है ना। तो ये हो गया अपने पास राउंड रॉबिन, जिसके अंदर हमने साइक्लिक मेथड देखा। तो यहाँ पर देखो, टोटल मैचेस अगर हम काउंट करें तो 1 का 4 से, 2 का 3 से, 2 मैच हो गए, 2 यहाँ पर हो गए 4 और 2 6। तो यही हमने निकाला था फॉर्मूले से n×n-1 से, है ना। राउंड का फॉर्मूला क्या था, n-1। तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स 4 हैं, 4-1 3, तो ये 3 राउंड्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें एक और आ जाता है, अगर ऑड नंबर ऑफ टीम्स है तो क्या करना है। तो ऑड नंबर ऑफ टीम्स के लिए देखो, नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला सेम है। नंबर ऑफ राउंड्स मैंने आपको बताया था n होगा, ठीक है। सो यहाँ पर जितने टीम्स हैं उतने ही राउंड्स होंगे, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एक आपको बाय फिक्स करनी है, ठीक है। सो जैसे पहले हमने किसी एक टीम को फिक्स किया था, अब हम एक बाय को फिक्स करेंगे। तो हमने क्या किया, एक बाय को फिक्स कर दिया और बाकी टीम्स को अब गोल गोल घुमाना है। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम इसको गोल गोल घुमाएंगे। 5 आ जाएगा 1 की जगह, 4 आ जाएगा 5 की जगह, 3 आ जाएगा 4 की जगह, 2 आ जाएगा 3 की जगह, 1 आ जाएगा 2 की जगह। तो ये देखो, सेकेंड राउंड में आप देख सकते हो हमने इसको घुमा दिया है। अब मैचेस किस किस के होंगे यहाँ पर, तो मैचेस आप देख ही सकते हो, है ना। फर्स्ट वाली टीम को बाय मिल गया, मतलब इसको खेलना ही नहीं है ना। बाय मिलना मतलब उस टीम को खेलना नहीं है उस राउंड के अंदर, तो इससे फ़ायदा ही है ना। उसको एक मैच कम खेलना पड़ रहा है कॉम्पिटिशन के अंदर। देन इस तरह से हम यहाँ पर गोल गोल घुमाते जाना है। और अगर इस जो राउंड 5 है इसके बाद वापस से आप घुमाओगे तो वापस से आप राउंड 1 वाली पोजीशन में आ जाओगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मैचेस अगर आप काउंट करोगे तो n×n-1/2 है ना। तो 2 मैच हर जगह हो रहे हैं, 2 2 2 2 2, है ना, क्योंकि ऊपर तो मैच हो ही नहीं रहा, इसको मैच में काउंट नहीं करेंगे हम, है ना। अगर जैसे 1 वाली टीम को बाय मिल रही है तो ये मैच में काउंट नहीं होगा, क्योंकि इसका तो मैच हो ही नहीं रहा है, ये तो रेस्ट कर रही है टीम, है ना। तो टोटल 10 मैचेस और नंबर ऑफ राउंड्स n, दैट इज़ 5। तो इसको प्रैक्टिस कर लेना एक बार 7 टीम के लिए, और उधर से आप प्रैक्टिस कर लेना 6 टीम्स के लिए। तो आपको ये कंसेप्ट बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। फिर आ जाता है भाई साहब सदी का सबसे सिंपल मेथड, स्टेयरकेस मेथड, है ना। इसके अंदर आपको एक सीढ़ी बनानी है, कोई बाय का झंझट नहीं है, इवन आउट का कोई झंझट नहीं है, सीधा सीधा। फॉर एग्जांपल 5 टीम्स है ना, उसके लिए अपने को क्या करना है, यहाँ पर लीग टूर्नामेंट करना है। हर एक टीम का मैच दूसरी टीम से होता है यहाँ पर। तो देखो,
आपको क्या करना है, 1 1 1 1 1 1 राउंड 1 के अंदर ये ऐसी सीढ़ी बन जाएगी बस, है ना। तो सारी पहले 1 वाली टीम को इधर फिक्स कर दिया, 1 का मैच बाकी जितनी भी टीम्स है उससे करवा दिया। तो 1 का मैच 2 3 4 और 5 से हमने यहाँ पर करवा दिया। फिर 2 का मैच यहाँ पर 3 4 5 है ना, क्योंकि 2 का मैच 1 से ऑलरेडी हो चुका है तो डबल डबल नहीं करवाना है। तो 2 का मैच अब 3 4 5 से कराए, फिर 3 का मैच 4 5 से कराए, 4 का मैच 5 से करवा दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर नंबर ऑफ राउंड्स क्या रहेंगे, n-1 रहेंगे। इस स्टेयरकेस मेथड में हमेशा नंबर ऑफ राउंड्स n-1 रहेंगे। एक बार आप इसको बना के देख लेना 6 टीम्स के लिए, ठीक है। तो थोड़ा और आपको ये समझ में आ जाएगा। बढ़ते हम आगे। कई बार आपसे ब्रिटिश मेथड और अमेरिकन मेथड के बारे में पूछ लिया जाता है। एक छोटा सा इसका आप जिस्ट ले लीजिए, है ना। तो हमने जब लीग टूर्नामेंट करा तो यहाँ पर क्या बनती है, हमारी एक पॉइंट्स टेबल बनती है। पॉइंट्स टेबल बनती है तो उसमें से विनर कैसे निकाला जाए, है ना। जैसे आपने देखा होगा ना, आईपीएल में भी एक पॉइंट्स टेबल रहती है। हालांकि आईपीएल में तो बाद में एक नॉकआउट करके फाइनल कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी को नॉकआउट करके फाइनल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लीग के बेसिस पर ही विनर निकालना है, तो फिर क्या होगा, जिसके पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे, है ना, उसको विनर यहाँ पर बनाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ब्रिटिश मेथड, तो ब्रिटिश मेथड पॉइंट सिस्टम पे चलता है। विनर टीम को 2 पॉइंट, लूजर टीम को 0 पॉइंट, और टाई अगर हो जाता है मैच तो 1 पॉइंट मिलता है। तो लास्ट में एक फॉर्मूला लगा देते हैं, टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल पॉइंट्स इनटू 100, ठीक है। तो इस तरह से ब्रिटिश फार्मूला रहता है। अमेरिकन फार्मूला में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैचेस वॉन को यहाँ पर देखते हैं, है ना। लूजिंग मैच और टाई वाले मैचेस को नहीं देखते हैं। तो यही बेसिक सा एक अंतर है। अगर कहीं भूले भटके आपसे पूछ ले तो, है ना, वरना डायरेक्टली सिलेबस में नहीं पूछते हैं। देन इसके बाद वो हैंडबुक के अंदर लिखा हुआ था इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल, तो एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। देखो, इंट्राम्यूरल एक शब्द लैटिन शब्द से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है इंट्रा मतलब विद इन, एंड म्यूरल का मतलब होता है वॉल। तो विद इन द वॉल ऑफ एन इंस्टीट्यूशन अगर कोई यहाँ पर कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज हो रहा है तो उसको हम इंट्राम्यूरल बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका स्पोर्ट्स डे, तो स्पोर्ट्स में क्या होता है, आपके स्कूल के बच्चे रहते हैं, उसमें बाहर के बच्चे नहीं रहते हैं, तो होता है इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन, है ना। तो इससे हर एक स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है पार्टिसिपेट करने की, वो अपनी फीलिंग को डेवलप कर पाता है, कॉपरेशन, लीडरशिप, है ना, ये सारी चीज़ें उसकी डेवलप हो जाती है। एक्स्ट्रा म्यूरल में क्या होता है, एक्स्ट्रा म्यूरल मतलब आउटसाइड द वॉल, है ना। तो इसका मतलब होगा कि अब यहाँ पर एक स्कूल नहीं खेलेगा, बहुत सारे स्कूल्स खेलेंगे। जैसे सीबीएसई के जो क्लस्टर्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे स्कूल एक जगह आते हैं, फिर मैच होते हैं, है ना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई टूर्नामेंट होता है तो उसमें थोड़ा ना सिर्फ एक ही स्कूल के बच्चे रहेंगे, सब स्कूल्स के बच्चे रहेंगे। तो यहाँ से कंपटीशन की भावना डेवलप होती है। देन इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स में क्या हो जाएगा, स्पोर्ट्समैनशिप, अच्छे अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलने को मिलेगा, एडवांस रूल्स टेक्निक्स यहाँ पर जानने का मौका मिलेगा। देन इसके बाद लास्ट जो आपके हैंडबुक के अंदर लिखा था वो था कम्युनिटी स्पोर्ट्स, उसके पर्पस एंड बेनिफिट्स। तो देखो, स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो प्रोग्राम रहते हैं पूरे विश्व में इनको अरेंज किया जाता है ताकि हम फिज़िकल फिटनेस को प्रमोट कर सकें। और ये जो प्रोग्राम्स रहते हैं वो क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को टू टेक पार्ट्स इन द स्पोर्ट्स प्रोग्राम। पीपल बिकम हेल्थ कॉन्शियस एंड दे ट्राई टू रिमेन फिट एंड स्टे हेल्दी एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो लोग बाग यहाँ से हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं और फिर वो कोशिश करते हैं कि आगे भी जितना हो सके हम हेल्दी ही रहें। देन ये जो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स रहते हैं इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है फेडरेशंस के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, एनजीओज़ के द्वारा, है ना। आपने देखा होगा सुबह सुबह पार्क में गेम्स खेल रहे हैं लोग बाग, तो ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके कम्युनिटी स्पोर्ट्स के। देन कुछ और एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स डे जो आपके रहते हैं, हेल्थ रन रहते हैं, है ना। हेल्थ रन को ऑर्गेनाइज किया जाता है हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा ताकि वो कंट्री में कैंसर हो गया या फिर इस प्रकार के डिजीज़ के मतलब अगेंस्ट में यहाँ पर कैंपेन कर सकें। रन फॉर फन रहता है ना, सिर्फ और सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए रन करना। देन रन फॉर यूनिटी होता है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं तो उनके रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर रन फॉर यूनिटी, है ना, एकता दिवस जो कि 31 अक्टूबर को आता है, तब ये रन फॉर यूनिटी की जाती है। रन फॉर ए स्पेसिफिक कॉज, वो हो सकता है एड्स के लिए, गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करने के लिए, कैंसर के लिए, तो स्पेसिफिक कॉज के लिए। तो ये सब कम्युनिटी स्पोर्ट्स के अंदर ही आते हैं। देन और भी जितने भी प्रोग्राम्स जो कि यहाँ पर है ना खेले जाते हैं, जो कम्युनिटी एक साथ मिलकर खेलती है, वो सब कम्युनिटी स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल हैं। बढ़ते फिर हम आगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। फटाक से आप आंसर लगाते जाइएगा। टोटल नंबर ऑफ टीम्स 34 है, तो नॉकआउट में कितने मैचेस हो जाएंगे, n-1 33 मैचेस। देन सैम्पल पेपर के अंदर कुछ प्रश्न आए हैं कि एक फॉर्मूला जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं ऑड नंबर ऑफ टीम्स को अपर हाफ में फॉर अ फिक्चर, ठीक है। सो ऑड नंबर ऑफ टीम्स है, फॉर एग्जांपल 5 टीम्स है, तो मैंने आपको बताया था हमेशा अपर हाफ में क्या होगा, एक टीम ज़्यादा रहेगी, तो n+1/2 आंसर हो जाएगा।
लोअर हाफ में अपने को निकालना है क्या, फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ बाइस निकालना है लोअर हाफ में, और ऑड है, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि फॉर एग्जांपल 5 टीम्स हैं तो हमेशा क्या होगा, एक बाय ज़्यादा दी जाएगी लोअर हाफ में, क्योंकि लोअर हाफ से बाय देना स्टार्ट करते हैं। तो एन बी प्लस 1/2, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देन नंबर ऑफ, ये फॉर्मूला आपसे पूछा गया है फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ राउंड्स इन अ सिंगल लीग फिक्चर व्हेन द नंबर ऑफ टीम्स आर इवन। तो आपको नंबर ऑफ राउंड्स निकालना है सिंगल लीग फिक्चर है ना, वो साइक्लिक मेथड अपने देखा था ना, उसमें क्या हो जाएगा, जब टीम्स इवन है तो n-1 हो जाएगा, टीम्स जब ऑड रहती है तो n होता है। हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड, 22 टीम्स इन नॉकआउट फिक्चर, n-1, 21 मैचेस विल बी प्लेड। 8 टीम्स हैं तो कितनी बाय देना है, तो भाई साहब मैंने आपको बताया था कि जब 2 की पावर में हो कुछ भी तो फिर आपको 0 बाय देने आए वहाँ पर, है ना। तो 8 इज़ 2 की पावर 3। 29 टीम से कितने राउंड्स होंगे, तो नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 क्या हो जाती है, 2 की पावर 5, तो 5 नंबर ऑफ राउंड्स हो जाएंगे। बाय क्या होता है, सो बाय बेसिकली एक एडवांटेज होता है जो कि किसी भी टीम को दिया जाता है टू नॉट टू प्ले इन द इनिशियल राउंड, जिससे उसको इनिशियल राउंड्स में नहीं खेलना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है असर्शन रीजन। प्लानिंग एक फॉरमोस्ट फंक्शन है, तो भाई साहब ये तो अपनों ने देखा ही था, इसका तो एक MCQ भी सॉल्व किया था अपनों ने। एंड प्लानिंग गिव्स अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, तो बिल्कुल दोनों ही सही है, असर्शन रीजन दोनों करेक्ट हैं। एंड जो अपना रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है सेशन को। अदर नेम ऑफ लीग टूर्नामेंट, तो लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। देन इसके बाद स्ट्रॉन्गर टीम्स को अवॉइड करना है ताकि इनिशियल राउंड्स में ना मिले, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला, तो वो क्या होता है, सीडिंग होता है। देन इसके बाद 21 टीम्स हैं तो यहाँ पर कितनी बाइस दी जाएगी, तो नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 इज़ 32, 32 - 21, 11 बाइस। नाउ बाय को प्लेस करना है, फोर्थ बाय कहाँ प्लेस की जाती है, तो फोर्थ बाय कहाँ पर प्लेस की जाती है, वो की जाती है लास्ट टीम ऑफ द अपर हाफ को, है ना, ये मैंने आपको पूरा बताया था। देन केस स्टडीज़ कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक स्टेयर केस मेथड दे रखा है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि फॉर्मूला आपको बताना है नंबर ऑफ टीम्स को कैलकुलेट करने का, मतलब फॉर्मूला आपको फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मैचेस। तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मैचेस को कैलकुलेट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, n × n - 1/2, ठीक है। लीग में बस यही फॉर्मूला है जब सिंगल लीग होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हर एक टीम का मैच दूसरी टीम से एक बार हो रहा है, तो सिंगल लीग है तो n × n - 1/2। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास, यहाँ पर सीडिंग दे रखी है, 10 टीम्स हैं ना, 1 से 10, और 3 टीम्स को सीडिंग दे रखी है, 1 मतलब टीम नंबर 1, टीम नंबर 7 एंड टीम नंबर 8 को सीडिंग यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है पहले प्रश्न में कि नॉन सीडेड टीम कितनी है, तो 10 में से 3 हटाओ, 3, 7 इसका आंसर हो जाएगा। नाउ एक ऐसा प्रोविजन जिससे हम विच प्लेसेस गुड टीम्स इन सेपरेट हाफ्स और पूल सो दैट दे डू नॉट प्ले ईच अदर, वही इंडिया ऑस्ट्रेलिया, तो आंसर हो जाएगा सीडिंग मेथड होता है ये। देन इसके बाद एम ऑफ प्रमोटिंग फिजिकल एजुकेशन, ये सब दे रखा है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो कमिटी है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो कमिटी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। देन इसके बाद आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो टेक्निकल कमेटी का काम क्या रहता है, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। फाइनेंस कमेटी का काम रहता है तो डील विद द मनी एंड एक्सपेंडिचर। ट्रांसपोर्ट कमेटी शिफ्टिंग करवाएगी, और फर्स्ट एड कमेटी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो आंसर ए इसका राइट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का, रिक्रिएशन प्रोवाइड करना, ओवरऑल डेवलपमेंट करवाना, हाई परफॉर्मेंस अचीव करवाना, और टू प्रोवाइड दी अपॉर्चुनिटी विच इज़ नॉट दी ऑब्जेक्टिव। तो यार देखिए इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या नहीं होगा, टू अचीव हाई परफॉर्मेंस, है ना, क्योंकि यहाँ पर टूर्नामेंट के अंदर सभी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, रिक्रिएशन होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी को पुश करना इज़ नॉट ऑलवेज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। देन इसके बाद नेक्स्ट है अपने पास कि कुमार फील्स दैट लीग मेथड इज़ बेस्ट वन फॉर द इंटर हाउस टूर्नामेंट के लिए लीग मेथड होगा सबसे बेस्ट। क्यों? बिकॉज लीग मेथड में हमेशा आपको ट्रू विनर मिलता है, क्योंकि इतने सारे मैचेस होते हैं तो जो खरा सोना होता है वही जीत पाता है सारे मैचेस, वरना हार जाते हैं। 7 टीम्स अगर पार्टिसिपेट करती डबल लीग टूर्नामेंट में तो कितने मैचेस होंगे, n × n-1, ठीक है। डबल लीग है तो सिर्फ और सिर्फ हम n × n-1 ही यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो 7 × 6 42 मैचेस। एंड फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ मैचेस निकालने का डबल लीग फिक्चर के अंदर, ठीक है। फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ मैचेस, तो n × n-1, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ये वाले लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो तो उसको आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो का हम लाइक टारगेट रखते हैं 5000 लाइक, तो उम्मीद है हम उसको भी पूरा कर लेंगे।
चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।